नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, सीधे कहानी पर आते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। बात है यूपी के महाराजगंज की। यूपी के महाराजगंज में एक पुलिस वाले की बहन ज्योति का एक लड़के के साथ अफेयर होता है। जनवरी 2018 में ज्योति उस लड़के के साथ भागकर लखनऊ आ जाती है, लेकिन लखनऊ में उस लड़के को डर लगता है कि कहीं ज्योति का भाई उसे यहां भी ना पकड़ ले। इसलिए डर के मारे वह ज्योति को लखनऊ में ही छोड़कर वापस महाराजगंज चला जाता है। अब लखनऊ में ज्योति अकेली होने पर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास से गुजर रहे एक शख्स जिसका नाम कृष्णा साहनी है, उससे ज्योति का रोना देखा नहीं गया। कृष्णा उस लड़की के पास जाता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है। उन दोनों में बातों का सिलसिला चल निकलता है, जिसमें कृष्णा ज्योति को पसंद करने लगता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कृष्णा, जो कि मुंबई में रहता है, ज्योति को लेकर मुंबई आता है और दोनों मुंबई के नाला सोपारा के ओसवाल नगरी में रहने लगते हैं। दिन है 21 जून सन 2019 का। मुंबई के नाला सोपारा के तुलिज पुलिस स्टेशन पर शाम के समय इंस्पेक्टर बलवंत राव एपीआई आनंद कोकरे और पुलिस नायक किरण महात्रे के साथ अपने काम में व्यस्त होते हैं। हमेशा की तरह पुलिस स्टेशन पर काफी चहल पहल होती है। तभी वायरलेस पर एक मैसेज आता है कि श्रीराम नगर में एक ओवरब्रिज के पास नाले में नायलॉन के बैग में एक लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बलवंत राव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लाश को नाले से बाहर निकाला जाता है, लेकिन लाश इतनी बुरी स्थिति में होती है कि उसको देखकर पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। लाश पर जो कपड़े पड़े हैं उनको उतारे गए। उसमें शर्ट के कॉलर में एसवी मेंसवियर मुंबई 6 लिखा था। लिहाजा जांच टीम आसानी से टेलर की कमाठीपुरा वाली दुकान पर पहुंच गई, जहां पर टेलर को उसे शर्ट के आगे और पीछे की तस्वीर दिखाई गई और पूछा गया कि यह शर्ट किसने सिलवाई थी। गौर से देखने के बाद टेलर ने देखा कि कॉलर के आगे साइड के 3 बटन अलग दिख रहे हैं, जिसमें एक बटन तो टूटा हुआ भी था। बटन को देखते ही उसने एक नाम लिया, कृष्णा। जी हाँ, पूरा नाम तो उसे याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर बताया कि यह शख्स अपने शर्ट के तमाम बटनों के बीच कॉलर के नीचे वाले 3-4 बटन हमेशा अलग रंग के लगवाता था। और पूछताछ करने पर टेलर ने बताया कि कृष्णा मुंबई सेंट्रल में किसी मुस्लिम होटल मालिक के यहां काम करता है। जानकारी इकट्ठा करके पुलिस होटल मालिक के पास पहुंचती है और होटल मालिक को कृष्णा की लाश की फोटो दिखाती है, जिस पर होटल मालिक ने बताया कि कृष्णा उसके यहां ही काम करता है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से वह होटल नहीं आया और उसके साथ काम करने वाला एक और होटल कर्मचारी जो कि भाईंदर में रहता है, वो भी 3-4 दिन से नहीं आया। अब पुलिस को शक उस दूसरे कर्मचारी पर होता है। अब होटल मालिक से भाईंदर वाले कर्मचारी का पता लेकर पुलिस उस कर्मचारी के पास पहुंचती है और 3-4 दिन से होटल ना जा पाने का कारण पूछती है, जिस पर उस व्यक्ति ने बहुत ही सहज तरीके से अपने बीमार होने के कारण से ड्यूटी पर नहीं जा पाने की बात कही। पुलिस ने जब उससे कृष्णा के बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि कृष्णा नाला सुपारा में किसी ज्योति नाम की महिला के साथ रहता है, लेकिन उसे उसका पूरा पता नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उस कर्मचारी के पास कृष्णा का मोबाइल नंबर जरूर था, जिसे उसने पुलिस के साथ साझा कर दिया। पुलिस की टीम ने जब इस नंबर का कॉल डिटेल निकाला तो उसमें कुछ नंबर महाराष्ट्र के तो कुछ महाराष्ट्र के बाहर के भी मिले, जिसमें तो 2-3 नंबर नाला सुपारा के भी थे। नंबर जांचने पर एक नंबर मिला जो कि नाला सोपारा में एक महिला का नंबर था, जो तुलिंज इलाके के प्रगति नगर बिल्डिंग में रहती थी। अब जब इस महिला से पूछताछ किया गया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह किसी कृष्णा नाम के व्यक्ति को नहीं जानती, और इतना कहते हुए वो अपना मोबाइल पुलिस के हाथ में रख देती है और कहती है कि आप खुद भी इस मोबाइल को जांच सकते हैं। अब कॉल डिटेल के आधार पर जब पुलिस ने उस महिला से पूछा कि आपके मोबाइल से कृष्णा को एक बार कॉल किया गया था,
तब अचानक उस महिला को कुछ याद आता है। महिला बताती है कि उसके बिल्डिंग के उसी विंग के ऊपरी महले पर ज्योति नाम की एक लड़की रहती है, जिसने कुछ दिन पहले एक अर्जेंट कॉल करने के बहाने उससे मोबाइल मांगा था और किसी को कॉल किया था, और कॉल करने के बाद ज्योति ने उस नंबर को डिलीट कर दिया था। होटल के भाईंदर वाले कर्मचारी के बाद अब इस प्रगति नगर वाली महिला के मुंह से भी ज्योति का नाम सुनने पर जांच टीम जब ऊपर फ्लैट में पहुंचती है तो ज्योति का कमरा बंद मिलता है, जिस पर जांच टीम फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर जाने पर कमरा एकदम साफ सुथरा मिलता है। और वहीं कुछ दीवारों को देखकर टीम को ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ जगहों पर पेंट कराया गया हो, वो भी कुछ दिन पहले, क्योंकि पूरा घर पेंट नहीं कराया गया था, पेंट कहीं कहीं कराया गया था। जांच टीम जब घर के बाथरूम में घुसती है तो वहां खून के कुछ धब्बे मिलते हैं, जिस पर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। अब पुलिस की टीम प्रगति नगर और आसपास की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है, जिसमें एक महिला और दो पुरुष एक बैग को लेकर जाते दिखते हैं। बाद में दोनों पुरुषों ने एक बाइक पर बैग रखा और वहां से निकल जाते हैं। प्रगति नगर की महिला सीसीटीवी में देखकर ज्योति की शिनाख्त कर देती है, लेकिन पुलिस के सामने जो अब भी सबसे बड़ा सवाल था वो यह था कि आखिर ज्योति इस वक्त कहां है। और आगे पूछताछ करने पर प्रगति नगर वाली महिला ने ज्योति का नंबर पुलिस के साथ साझा किया, जिसकी कॉल डिटेल निकालने पर एक नया नंबर सामने आता है, जिस पर ज्योति अक्सर बातचीत करती थी, और वो नंबर था किसी मुख्तार का। मुख्तार के मोबाइल नंबर से लोकेशन और अन्य टेक्निकल एविडेंस से पता चलता है कि वह नाला सुपारा के गौराईपाड़ा में रहता है। पुलिस गौराईपाड़ा के घर में रेड डालती है, जहां मुख्तार तो नहीं मिलता, पर उसका दोस्त सूरज कुमार झा मिल जाता है। सूरज की शक्ल जांच टीम को सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक शख्स की तरह लगती है, जिस पर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो सूरज अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने कृष्णा के कत्ल में मुख्तार और ज्योति की मदद की थी, लेकिन लाश नाले में फेंकने के बाद वो दोनों कहां गए उसे कुछ नहीं पता। अब पुलिस मुख्तार के सभी दोस्तों से पूछताछ करती है और कहती है कि जब भी मुख्तार उनसे संपर्क करे तो वह पुलिस को जरूर बताए। ऐसे में वारदात के करीब 1 महीने बाद मुख्तार अपने किसी एक दोस्त को फोन करता है और उससे कुछ पैसे की जरूरत होने की बात करता है। इधर मुख्तार से बात खत्म होने के बाद दोस्त ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। लोकेशन पता करने के बाद मुख्तार का लोकेशन गाजियाबाद दिखता है, जहां से पुलिस मुख्तार और ज्योति को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ में दोनों बताते हैं कि आखिर इन सब ने कृष्णा का कत्ल क्यों किया। पूछताछ में सामने आई कहानी के मुताबिक नाला सोपारा के ओसवाल नगरी में कृष्णा और ज्योति साथ रह रहे थे कि एक दिन की बात है। कृष्णा को ज्योति से ही पता चलता है कि चूंकि वो घर से भागी थी इसलिए उस पर यूपी में 30,000 रुपए का इनाम है, जिस पर कृष्णा को लालच आ गया और उसने यूपी में फोन करके बता दिया कि ज्योति आखिर इस वक्त कहां है। बाद में नशे में उसने यह बात ज्योति को भी बता दी। ज्योति ने तब कृष्णा को काफी बुरा भला कहा, जिस पर कृष्णा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अब दोनों ने ओसवाल नगरी वाला घर छोड़ दिया और नाला सुपारा के संतोष भवन में शिफ्ट हो गए, जहां संतोष भवन में मुख्तार के मामा का घर है। मुख्तार का इस बहाने वहां आना जाना रहता था। उसी बहाने उसकी ज्योति से दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। ज्योति कृष्णा की 30,000 रुपए के लिए उसके टिप देने वाली कहानी नहीं भूल सकी थी। इसलिए मई महीने में जब कृष्णा होटल के किसी काम से 1 महीने के लिए पुणे गया तो ज्योति मुख्तार के कहने पर उसके साथ संतोष भवन से निकलकर प्रगति नगर में शिफ्ट हो गई और उसी दौरान उसने प्रगति नगर वाली महिला के मोबाइल से कृष्णा को फोन किया था। 1 महीने के बाद जब कृष्णा वापस लौटा तब उसे पता चलता है कि ज्योति तो प्रगति नगर में शिफ्ट हो गई है। वह जून 2019 के तीसरे सप्ताह में एक दिन वहां नशे की हालत में पहुंचता है, जहां उसकी ज्योति के साथ काफी नोकझोंक और मारपीट होती है। फिर शराब के नशे में कृष्णा वहीं पर सो जाता है।
अब ज्योति ने मुख्तार को कृष्णा के बारे में पूरी बात बताई, जिस पर गुस्साए हुए मुख्तार ने सोते हुए कृष्णा के चेहरे पर हथौड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मुख्तार ने अपने दोस्त सूरज को मदद के लिए बुलाया और फिर तीनों ने लाश को ठिकाने लगा दिया। साथियों, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।